अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। ये स्टैंडर्ड सबके लिए मैंडेटरी है। सब लोगों को अप्लाई करना पड़ता है। हमने कहा कि ये स्टैंडर्ड 3 चीजों को डील करता है। कितनी चीजों को डील करता है? 3। एक डील करता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, फिर बाद में बताएंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, और फिर बताएंगे आपके पास फॉरेन ऑपरेशंस। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस जो हैं ये क्या हैं? जो लेन देन है, जैसे एग्जांपल में सेल, परचेज, लोन एक्सेट्रा इन फॉरेन करेंसी। ये नहीं आप सेल कर रहे हैं इन फॉरेन करेंसी या परचेज कर रहे हैं इन फॉरेन करेंसी, ये सब इसमें आता है। इसके अंदर हम लोग स्टेप 1 पर क्या करते हैं? स्टेप 1 पर हम इनिशियल रिकॉग्निशन करते हैं। जब हम इनिशियल रिकॉग्निशन करते हैं तो हम कुछ नहीं देखते, ना कुछ मॉनेटरी देखते हैं ना कोई नॉन मॉनेटरी देखते हैं। हमारा यहां कोई मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। इनिशियल रिकॉग्निशन के समय हम अपने पास एंट्री को जनरलाइज कर देते हैं यूजिंग स्पॉट रेट्स। हम स्पॉट रेट जो आपको दिया जाता है उससे हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं। क्या हम अदर देन स्पॉट रेट अप्रॉक्सीमेट रेट भी ले सकते हैं? अप्रॉक्सीमेट रेट भी ले सकते हैं। उस हफ्ते का लो, महीने का लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या ये पॉइंट थ्योरेटिकली है? क्योंकि आपको हमेशा स्पॉट रेट दिया जाता है, आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए, ये हमेशा दिया ही जाता है। लेकिन कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए कि इसके अलावा भी कोई और रेट अलाउड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अप्रॉक्सीमेट की कोई डेफिनेशन नहीं है कि आप 1% अप्रॉक्सीमेट करेंगे कि 2% करेंगे, वो अलग अलग विचारधारा है। यानी रियल इंडस्ट्री में ये परसेंट 1%, 2% के आसपास की अप्रॉक्सीमेशन हो जाती है, तो हम इसको जनरलाइज करते हैं। यहां पर कोई भी एक्सचेंज डिफरेंस अराइज नहीं होता है। नो एक्सचेंज डिफरेंस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन। जब इनिशियल रिकॉग्निशन करते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं आता। स्टेप 2 पर क्या आप बाद में सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन करते हो? द आंसर इज यस। आप इसका बाद में सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन करते हो, और वो भी 2 स्टेप्स के अंदर। नंबर 1, एट ईच बैलेंस शीट डेट। इसका मतलब क्या हर बैलेंस शीट डेट पर भी होता है? और क्या ये बाद में ऑन सेटलमेंट भी होता है? भाई सेटलमेंट डेट तक, तो द आंसर इज यस। आप बैलेंस शीट डेट पर भी करते हो, सेटलमेंट डेट तक जाते हो। मुझे यह बताइए, जब आप इसको बोलते हैं कि सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन करना है, तो आपको अपने पास कुछ चीजों को आइडेंटिफाई करना है। ओनली फॉर किन चीजों के लिए? मॉनेटरी आइटम्स। सिर्फ किन के लिए आप ये काम करते हो? ओनली फॉर मॉनेटरी आइटम्स, नॉन मॉनेटरी के लिए नहीं करते हो। मॉनेटरी का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है एसेट और लायबिलिटी। आगे आप बताएंगे एसेट और लायबिलिटी जिसका लेन देन क्या है? जिसका लेन देन फॉरेन करेंसी में है। हुज सेटलमेंट इज इन फॉरेन करेंसी एंड इट्स अमाउंट इज फिक्स्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट। एक बच्चा कह रहा है कि सर इसकी डेफिनेशन हमारी किताबों में जो लिखी है वो थोड़ी लंबी लिखी हुई है। वो असल में क्या है ना, इसकी डेफिनेशन का मैंने आपको क्रक्स बनाकर कंडीशंस बना दी, तो वो इस तरह से नहीं लिखते हैं, वो थोड़ी कथावाचक हैं तो इस तरह से लिखते हैं। ओके, आप उनकी भी कथा पढ़ सकते हैं। बाकी कीवर्ड्स मैंने आपको बता दिए, जब भी कोट करेंगे ये वर्ड्स कोट करेंगे, इससे आपकी टेस्टिंग होगी। ओके,
तो मैंने कहा इनको बोलते हैं। यहां पर आकर मैं अक्सर पूछता हूं कि गिव मी द लिस्ट ऑफ आइटम्स जो मॉनेटरी हैं, तो मुझे फटाफट से बताओ इसमें क्या क्या आएगा। इसमें आ जाएंगे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन, लायबिलिटीज। कौन सी लायबिलिटीज? यानी पेबल। एक बच्चे ने लिखा था डिविडेंड पेबल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इंटरेस्ट पेबल भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। एक्सपेंस पेबल भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2, और कौन सी आइटम्स होती हैं? मैंने सब क्रेडिट की आइटम लिखी हैं। डेटर हो सकते हैं, बिल रिसीवेबल हो सकते हैं, लोन जो लोगों को दे रखे हैं, रिसीवेबल्स हो सकते हैं, जैसे डिविडेंड रिसीवेबल हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीवेबल हो सकता है। क्या कैश भी होता है? फटाफट से बताओ। कैश, फॉरेन करेंसी, अगर आपके पास विदेशी मुद्रा है तो वो भी आपके पास यहां पर आती है। कौन सी आइटम्स मॉनेटरी आइटम्स नहीं है? नॉट मॉनेटरी आइटम्स, जैसे कि प्लांट या पीपीई, ठीक है, जैसे कि स्टॉक, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स, बॉन्ड्स। यानी इनको हमने अपने पास कह दिया कि ये आइटम्स वो हैं जिनको आप यहां पर कवर नहीं करेंगे। इवन बच्चे ने कहा प्रीपेड एक्सपेंस भी हो सकते हैं, बिल्कुल, प्रीपेड एक्सपेंस एक्सेट्रा। बाकी सब चीजें क्या है? नॉन मॉनेटरी हैं। जब आप इनका सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन करते हो तो मुझे फटाफट से बताओ, सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन के टाइम पर आप क्या करोगे? सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन पर आप रिकॉर्ड करोगे एक्सचेंज डिफरेंस। तो आप एक्सचेंज डिफरेंस को अगर रिकॉर्ड करोगे तो दो मुद्दे आ गए कि इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। फटाफट से बताओ। तो जो भी आपकी आइटम है उसको मल्टीप्लाई कर देना क्लोजिंग रेट माइनस अर्लियर रेट से, जो आपने पहले बुक किया हुआ है उस रेट से। तो क्या आपका अमाउंट डिफरेंस निकल आएगा? हाँ, अमन स्पॉट वर्ड इसलिए यूज नहीं किया कि हो सकता है आप एक बार पिछली बार रीवैल्यू कर चुके हो तो फिर स्पॉट तो और पीछे चला गया ना, तो जो आपने लास्ट रेट लिया है उससे आप ले लेंगे। फिर मुझे बताओ इसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? भाई रिकॉर्ड तो करना है ना हमने, तो मैंने कहा ये एक्सचेंज डिफरेंस किसका हो सकता है? ये एक्सचेंज डिफरेंस हो सकता है नंबर 1, ये एक्सचेंज डिफरेंस AS 16 के पास जा सकता है। क्या AS 16 के पास जा सकता है? हां। उसके लिए कौन फॉर्मूला देता है? AS 16 देता है, जो आमतौर पे इंस्टीट्यूट सवाल मिक्स नहीं करता है। इसका मतलब वो AS 16 के ही क्वेश्चंस में आपको पूछा जाएगा, यहां नहीं पूछा जाएगा। मैंने एक एग्जांपल लेके दोनों को मिक्स करके दिखाया था कि दोनों को मिक्स करना है तो कर लो, वरना पहले कौन ले जाता है? AS 16 ले जाता है। अगर AS 16 में नहीं गया तो फिर कौन डील करता है? फिर डील करता है AS 11। 11 कहता है अगर वो शॉर्ट टर्म आइटम्स का है तो वो डिफरेंस कहां जाएगा? ऑलवेज टू P&L, अगर वो शॉर्ट टर्म का है। अगर वो लॉन्ग टर्म आइटम्स का है, यानी कि लोन टाइप आइटम्स का है, तो आपके पास यहां पर वो आइटम कहां, उसका अमाउंट कहां जाएगा? वो कहता है आप उसको अपने पास ट्रांसफर कर देंगे P&L में। ये एज पर पैराग्राफ कौन सा है? 13। या आप उसको अपने पास ट्रांसफर कर देंगे कहां पर? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में। अगर वो लॉन्ग टर्म आइटम किसके लिए थी? अगर वो लॉन्ग टर्म आइटम फॉर PPE थी तो आप अपने पास ऐसा कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट ऑप्शनल है। इसको बोलते हैं पैरा 46A, यानी 46A के तहत आप ऐसा भी कर सकते हैं। मैंने आपको इसकी थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया था कि क्यों ऐसा हुआ था। कुछ हालात देश में ऐसे हुए थे कि ये अलाउ हो गया और ये अभी तक हमारे पास पड़ा है। यदि मान लीजिए वो आइटम लॉन्ग टर्म है पर वो PPE के लिए नहीं है, तो आपके पास चॉइस क्या है? आप उसे कहां डालेंगे? फॉरेन करेंसी मिट डिफरेंस अकाउंट।
ये जो पैरा 46A है ये कब तक बंद हो जाना था? ये 2020 तक बंद हो जाना था, लेकिन क्या इसको एक्सटेंड कर दिया गया पैरा 46A के जरिए? ये पैरा 46A के जरिए एक्सटेंड हो गया। क्या अब ये परमानेंट है? जब तक हटाने को नहीं कहा जाता तब तक क्या ये परमानेंट है? अब ये परमानेंट है। तो हमने अपने पास कहा कि हमें इसे मिड डिफरेंस में डालना है। इसकी फुल फॉर्म है फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट। ये अमॉर्टाइज हो जाएगा कितने पीरियड में? ओवर द पीरियड ऑफ लोन। ओवर द पीरियड ऑफ लोन हमने कभी अमॉर्टाइज करके नहीं दिखाया, लेकिन बात डिस्कशन कर दिया हमने कि ऐसा ऐसा हमारे पास होता है। ये हमारा ट्रीटमेंट होता था इन रिलेशन टू फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। दूसरी बात हमने आपके साथ कही कि हम कई बार फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स भी करते हैं। जो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं ये हमारे पास दो रीजंस से हो सकते हैं। या तो हमारा ऑब्जेक्टिव हेजिंग होता है जो कि इंस्टीट्यूट बार बार पूछता रहता है, या ये कभी कभार स्पेकुलेशन का भी हो सकता है। हेजिंग मतलब वी नीड फॉरेन करेंसी। वहां पर सवाल में क्या आपको इसके बारे में इशारा दे देता है कि हमारे को एक डॉलर की नीड है? द आंसर इज यस। जबकि यहां स्पेकुलेशन में देयर इज नो नीड, यहां कोई नीड नहीं होती। यहां इंटेंट किसका होता है? फटाफट से बताओ, इच्छा किसकी होती है? प्रॉफिट की। यहां इस तरह के वर्ड यूज करता है, सेल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, प्रॉफिट निकाल कर दिखाओ, इस तरह की वर्ड्स यूज करता है। यहां पर हम कंपैरिजन करते हैं। किसका कंपैरिजन करते हैं? फॉरवर्ड रेट का। किसके साथ कंपैरिजन करते हैं हम लोग? माइनस स्पॉट रेट्स। जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उसके अंदर जो डिफरेंस है वो निकाल लेते हैं। इसके अंदर क्या डॉलर भी मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू यूनिट डॉलर्स, तो क्या निकल आएगा मेरा? इसे बोलेंगे प्रीमियम। प्रीमियम ऑन एफईसी। ये प्रीमियम को हम अमॉर्टाइज करेंगे। ये प्रीमियम को अमॉर्टाइज करेंगे किसके अंदर? ओवर द पीरियड ऑफ हेजिंग। भाई आपने हेजिंग कराई 5 महीने के लिए, तो क्या ये 5 महीने के लिए आप अपने पास अमॉर्टाइज करेंगे? द आंसर इज यस। क्या इंस्टीट्यूट इस पर सवाल पूछता रहता है? तो पीरियड ऑफ हेजिंग में वो उसको फिर अल्टीमेटली क्या करता है? प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय जितने मंथ हमारे पास हो गए हैं इन द करंट ईयर डिवाइडेड बाय पीरियड ऑफ हेजिंग। तो क्या इससे आप अपने पास वो खर्चा निकाल लेते हो जो आपका करंट ईयर का एक्सपेंस है? इससे आपका करंट ईयर का एक्सपेंस निकल आता है। जबकि स्पेकुलेशन में जब आप होते हैं तो आप कुछ और कंपैरिजन करते हैं। मुझे बताओ अब आप किसका कंपैरिजन करते हैं? फॉरवर्ड रेट का कंपैरिजन स्पॉट रेट से नहीं करते हो। यहां किससे कंपैरिजन करते हो? यहां आप कंपैरिजन करते हो सेटलमेंट रेट से कि आपका सेटलमेंट का रेट क्या है, इससे कंपैरिजन करते हो। यह निकलाता है गेन और लॉस, मल्टीप्लाई कर देते हो नंबर ऑफ डॉलर फॉरेन करेंसी, तो क्या निकलाता है? टोटल गेन और लॉस। और ये गेन और लॉस कहां चला जाता है? इट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारा पीएनएल में चला जाता है। अच्छा, इधर से प्रीमियम भी करंट ईयर में कहां चला जाता है? जाता ये भी पीएनएल में ही है, बट ये हमारे पास अमॉर्टाइजेशन प्रीमियम की हो गई, ये प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। दोनों का फॉर्मूला क्या अलग है? एक में स्पॉट रेट लिखा है, एक में सेटलमेंट रेट लिखा है। ओके। तीसरी बात हमने आपसे कही कि हमारे पास विदेशों में फॉरेन के ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। अगर हमारे फॉरेन के ऑपरेशंस हैं तो ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये इंटीग्रल होंगे या ये नॉन इंटीग्रल होंगे। इंटीग्रल कौन से होते हैं? इंटीग्रल के अंदर हम बोलते हैं हमारे बिजनेस की एक्सटेंशन है, और ये कुछ अनदर बिजनेस है जो हम पर डिपेंडेंट नहीं है। अनदर बिजनेस है जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, कि अलग मुद्दा है। हम ऐसे में जब अपने पास इन्हें कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करने के कुछ रूल्स हैं। तो वैसे तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट तो ये है, एज इफ ये ट्रांजैक्शन कब हुई हो, ये ट्रांजैक्शन इंडिया में हुई हो, उसके हिसाब से कन्वर्ट करना है। बट इसको हम अपने पास एग्जाम एंगल से जब भेजते हैं आपको, तो क्या बोलते हैं कि इन रूल्स को ध्यान रख लो।
फिक्स्ड एसेट्स को, इन्वेस्टमेंट को और फिक्स्ड एसेट्स की डेप्रिसिएशन को, इन्हें कौन से रेट पर ले लेना? इन्हें ले लेना जो आपका डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पर रेट है। जो आपके करंट एसेट्स हैं, करंट लायबिलिटीज हैं, लोन है, यानी कि मॉनेटरी आइटम्स हैं। इसमें एक आइटम करंट एसेट की नॉन मॉनेटरी है, मैंने फिर भी मॉनेटरी बोल दी, वो है स्टॉक। क्या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया स्टॉक को भी क्लोजिंग रेट पर लेने की बात करता है? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको भी एक सवाल कराया था, तो मैंने उसे क्लोजिंग रेट पर लिया था। क्या असम्पशन लेकर कि स्टॉक कब परचेज हुआ होगा? लास्ट डेट पर परचेज हुआ होगा। इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं किसके साथ? हेड ऑफिस के साथ। उन सब में आप कौन सा रेट लगाओगे? उसमें रेट यूज करोगे जो गिवन होगा। यह आपके पास हमेशा डेटा दे दिया जाएगा। जो भी आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, इसके लिए कौन सा रेट लोगे? ओपनिंग रेट लोगे। जो आपके अदर इनकम्स और एक्सपेंसेस बच गए, उनके लिए आप कौन सा रेट लोगे? क्योंकि मैं एग्जाम की तैयारी करा रहा हूं, तो मैं आपको बोलूंगा एवरेज रेट। क्या मैंने आपको यह कह सकते हो कॉन्सेप्ट से बेस्ड निकाल करके समराइज कर दिया कि आपने एग्जाम में इन रेट्स के साथ जाना है? इसका लॉजिक मैंने बता दिया कैसे बना हुआ है। नीफो में भी क्या यही रूल्स होते हैं? यही होते हैं, बस नीफो में यह पहला रूल अलग है। फटाफट से बताओ, नीफो में यह भी कौन से रेट पर आता है? यह भी क्लोजिंग रेट पर आता है, क्योंकि हम उसको अपना बिजनेस ही नहीं मानते। हम बोलते हैं उसके एसेट हमारे एसेट अब बने हैं, तो क्लोजिंग रेट पर लेकर के ये सवाल कर देते हैं। जब ईफो की बात होती है तो ईफो के अंदर जो डिफरेंस आता है उसे एक्सचेंज डिफरेंस बोलते हैं, जो कहां चला जाता है? P&L में। ले जबकि नीफो में अगर एक्सचेंज डिफरेंस आता है तो उसे ट्रांसलेशन रिजर्व बोलते हैं, जो कि बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाता है। जाता वही है रिजर्व एंड सरप्लस में, लेकिन उसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया है कि ये हमारे पास ये है। चलिए, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। ये हमने अपने पास पूरा टॉपिक रिवाइज भी कर दिया, और मुझे उम्मीद है कि आप अपने पास एफर्ट्स करके अपनी तैयारी करेंगे। ओके।